पहले वाले चैप्टर में हमने कार्बन का पूरा काला चिट्ठा पढ़ा था। अब कार्बन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अभी तक हम सिर्फ कार्बन को बाहर बाहर से जान पाए हैं कि क्यों हम कार्बन को ही पढ़ते हैं, क्यों कार्बन ही इतना पॉपुलर है, क्यों कार्बन का इतना स्वैग है, यानी कि हर कोई कार्बन के ही साथ मिलना चाहता है, और कैसे कार्बन के इतने सारे अपर रूप हैं कि इतने किसी और एटम के नहीं है। तो ये सारी चीजें तो आप जान ही चुके हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर को देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कार्बन से काला नहीं समझना, किसी को बाहर से जज नहीं करने का। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन के अंदर ये क्या है माल, यानी कि कार्बन का रासायनिक गुणधर्म क्या है, कार्बन के अपर रूपों का रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो कार्बन का जब हमने बाहर से देखा था कि हाँ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और इस वजह से भाई अष्टक पूरे करने हैं और 4 वैलेंसी है, इसका मतलब है कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं। लेकिन कार्बन में न 4 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, न 4 इलेक्ट्रॉन को झेल पाने की औकात। तो अब क्या करें, तो हमने बीच का रास्ता निकाला था, यानी कि ना तेरा ना मेरा, चल भाई बीच में रख के समझौता कर लेते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अब सहसंयोजक बंध तो इसने बनाया, लेकिन पता है ना, जब कोई चीज मिलती है इंसान को तो उससे यूज से ज्यादा उसका मिसयूज हो जाता है। जी हाँ, अब कार्बन को जब ये आइडिया मिल गया कि भैया ये सहसंयोजन वाला आइडिया है, ये तो बड़ा मस्त है, इससे तो ना मुझे किसी को देना पड़ेगा ना मुझे किसी से लेना पड़ेगा, अपनी सरकार भी रहेगी और अपना काम भी बन जाएगा। तो पता है इसने क्या किया, इसने कार्बन के साथ सिंगल तो सिंगल, डबल बॉन्ड भी बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लिया। अब 4 बॉन्ड तो बन नहीं सकते थे, तो इसने क्या किया, सिंगल डबल ट्रिपल तीनों तरीके के बॉन्ड बना लिए। अच्छा, सिंगल बॉन्ड तो ठीक था भाई, सिंगल बॉन्ड आप किसी के साथ बना रहे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हो, वो तो स्ट्रांग होगा। लेकिन जब ये डबल बॉन्ड आता है ना, तो ये डबल बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता, और ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे कम स्ट्रांग होता है, यानी कि जो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो तो सबसे स्ट्रांग होगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड होगा वो जो है वीक हो जाता है। इसमें इसके नाम भी है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, जैसे पाई बॉन्ड हो गया है ना, और फिर उसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि जब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड अगर किसी कार्बन में 4 वैलेंसी है इसकी, ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड बना है, यानी कि 3 खाली है, 3 जगह हाइड्रोजन लग गया, ठीक। अब ये सब बैलेंस है ना, तो इसमें इसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक, इसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन जहां पर डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो फिर अब ये इन्होंने अपने जुगाड़ में तो इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होते, इनको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसमें आराम से इक्वली जो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग होती है वो होता है संतृप्त, और वो बहुत मजबूत भी होता है, ठीक। अब ये सब तो जुगाड़ से हो गया, काम तो चल रहा है, लेकिन ये उतना अच्छा बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं होता, और जब इसको टूटना होता है सबसे पहले डबल बॉन्ड, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, फिर डबल, तब जाके कहीं सिंगल बॉन्ड टूटता है, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है, उसमें बॉन्डिंग ठीक होती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म मतलब बाहर से तो आपने बहुत जमा लिया है भाई साहब कि हाँ ठीक है, देख लिया, हाँ ठीक है भाई आप बहुत अच्छे हो, बहुत मिलनसार हो, ये भी आ रहा है उससे दोस्ती हो रही है, वो भी आ रहा है उससे दोस्ती हो रही है, ठीक है, सब कुछ है भाई, हम मान रहे हैं कि हमने आज तक आपको कोयला ही समझा, लेकिन आप तो हीरा निकले भाई साहब, तो सब कुछ ठीक है, हाँ। लेकिन अब असलियत क्या है, अब हम जाएंगे इसकी असलियत, यानी कि ये दूसरे एसिड के साथ और दूसरे केमिकल के साथ, खनिज के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले है दहन, ठीक है। अभी मैंने बताया था, पिछले चैप्टर में बताया था, किसी को आग लगा दो और धुआं निकले तो इसका मतलब उसमें क्या है, कार्बन, है ना। तो वही चीज है, सबसे पहले हम आग ही लगाने वाले से ही शुरू करते हैं भाई, जहां से हमें कार्बन का पता चलता है ना। कुछ भी जला लो, ठीक है, उसमें से काला धुआं निकलने लगता है, और जहां काला आया वहां हमने समझ लिया कि भैया इसमें तो भाई कार्बन है ना। तो सबसे पहले हम दहन की ही बात करते हैं। दहन का शब्द आप समझ रहे होगे, रिलेट कर रहे होगे ना, पेट में भी क्या होता है खाना, वो दहन, अग्नि, है ना। तो जहां दहन है वहां ऑक्सीजन होगा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि जो जहां भी आग जलानी होती है वहां ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती, ठीक। तो अब क्या है कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, ठीक है, तो उसको दहन बोलते हैं, हाँ। तो जलाया जाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन क्या है, ऑक्सीजन मिलता है, हाँ भाई बहुत सही, हम भी बहुत अच्छी, ये वो करके इसने बॉन्डिंग बना ली, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और उसके साथ क्या निकलती है, ऊष्मा और प्रकाश, ठीक है। तो आप देखते हो ना, कोई चीज जलता है तो उसमें से
निकलती है ना, रोशनी निकलती है ना, मोमबत्ती जला रहे हो, गैस जला रहे हो, स्टोव जला रहे हो, हर चीज जो भी चीज जल रही है उसमें से रोशनी भी निकलती है और हीट भी निकलती है। आग जल रही है तो रोशनी तो हो ही रही है, साथ में हीट भी तो आ रही है। तो उसी को बोल रहा है कि ऊष्मा और प्रकाश। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ पढ़ने की बात है नहीं, बस हम जस्ट समझ ले रहे हैं। आप तो इतने समझदार हो, हमें पता ही है। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमेशा हमेशा आप देखते हो ना क्या होता है, जब कोई चीज जलाते हो तो क्या होता है, धुआं निकलता है। चलो भाई, उसके बाद जल रहा है, कोई चीज जल रहा है तो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसमें प्रकाश हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, और जला रहे हैं तो हीट भी हो रही है। तो इसमें याद रखने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि जब किसी भी कार्बन को, यहाँ कार्बन ले लिया, मीथेन ले लिया, कुछ भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। अब मीथेन है, इसके साथ जो है हाइड्रोजन भी है। अब यह हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल भी बना लेता है। ठीक है, तो जहां पर जैसे जो हाइड्रोकार्बन है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि वाष्प भी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, ऊष्मा प्रकाश हो रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को जब हम जलाते हैं या उसका दहन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, यानी धुआं निकलेगा, उसमें से हीट निकलेगी, उसमें लाइट होगी और वाटर का वेपोराइजेशन भी होता है। अब क्या होता है कि आप देखते हो जब हम फ्लेम जलाते हैं, कोई गैस का स्टोव जला रहे हैं या किसी कोई भी घर में चला रहे हैं इक्विपमेंट, इसमें खाना बन रहा है जो आग जिसमें जले, तो ऐसे उसकी फ्लेम कैसी होती है, ब्लू ब्लू कलर की होती है ना। और कभी कभी क्या होता है बर्तन में काला, वैसे तो काला निशान नहीं पड़ता है ना, लेकिन जब कभी होता है कि गैस खत्म हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है लाइन में या छेदों में प्रॉब्लम है, उसके बर्नर में प्रॉब्लम है, तो क्या होता है बर्तन में काले काले निशान पड़ जाते हैं कभी कभी, है ना। या आप देख रहे हो कैंडल जला रहे हो तो कैंडल से फ्लेम कैसी निकल रही है ना, कैसी नीली नीली सी फ्लेम निकलती है, तो उससे बहुत अच्छा रोशनी भी होती है और हीट भी मिलती है, लेकिन पीली पीली सी जलने लगती है। तो ये डिफरेंस क्या है, देखो जब ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलेगी तो कोई भी ईंधन होगा, कोई भी जैविक ईंधन, तो वो बहुत अच्छे से जलेगा। ठीक है, अब जैसे गैसीय है, गैस फॉर्म में है, तो वो जब तो गैस में जब आग लगाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं, जलने लगते हैं, तो बहुत अच्छी फ्लेम निकलती है ब्लू ब्लू कलर की। हर किसी की अलग अलग फ्लेम होती है, जैसे आपने पहले वाले चैप्टर में भूरे कलर की गैस निकल रही है, जल रहा है, या पीले, ऐसे सबका अलग अलग ही, सबका स्पेसिफिक गुण होता है। ठीक है, किस कौन सा मेटल किस रंग के प्रकाश के साथ जल रहा है। ठीक, और अच्छा गैस में तो ये हो गया, गैस आप चला रहे हो या लिक्विड जला रहे हो तो वो उसमें ऐसा होता है। लेकिन अब कोई ठोस चीज है, कोयला जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, तो उसमें क्या है, ठोस चीज में क्या है, थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल भी होता है। ठीक, अब वाटर मॉलिक्यूल जो होता है जब आप जला रहे हो तो वो इवेपोराइजेशन भी होता है। हाँ, तो उस वजह से क्या होता है कि आप देखते हो जैसे लकड़ी वकड़ी जला रहे हो, शुरू में फ्लेम भी निकलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन बाद में क्या है कि कोयला है या लकड़ी है वो धीमे धीमे सुलगना, जिसको बोलते हैं, सुलगती टाइप की रहती है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सुलगना यानी कि अब सुलगते रहते हो ना तुम लोग भी, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार जल भी नहीं रही है और बुझ भी नहीं रही है, बस सुलग रहा है अंदर अंदर, है ना। तो बस वो सुलगना जो होता है ना, जैसे कि धीरे धीरे रेड कलर की आंच निकल रही है या कुछ ऐसे टाइप से, बुझ भी नहीं रही है, जल भी नहीं रही है, बस चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है भाई साहब। तो वैसा वाला हाल जो होता है वो खनिज में होता है, जैसे लकड़ी में हो गया, कोयला में हो गया, तो वो एक अलग चीज होती है। जैसे अब क्या आप काला धुआं जब होता है, अब गैस जला रहे हो तो काला धुआं नहीं हो रहा है क्योंकि वो सारा का सारा जल जा रहा है, सारे पार्टिकल जल जा रहे हैं। लेकिन जब ये लकड़ी जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, तो धुआं हो रहा है क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, और भी जो वो पूरा इवेपोराइजेशन होता है तो शुरू में तो चलता है, बाद में वो धीरे धीरे सुलगने लगता है। ठीक है, तो क्या है कि पहले तो आप बहुत बोलोगे भाई देखो यार मुझे तुम पसंद हो, ये हो वो, बहुत फड़फड़ाओगे, बहुत ट्राई करो, लेकिन जब बात नहीं बनेगी तो फिर क्या किया जाए ना। अब भूल नहीं पा रहे हो और जा भी नहीं सकते हो तो क्या होगा, बस सुलगते रहना है। बस वही वाला हाल है कि जब तक नहीं बुझ रहा है तो अब जो था वो तो शुरू में जल गया, फ्लेम जल गई, है ना। फिर उसके बाद क्या है, जब तक वो नहीं बुझता तो वो धीरे धीरे रेड फ्लेम के साथ, फ्लेम क्या है, रेड कलर का जलता रहता है। ठीक, उसमें से हीट निकलती रहती है, रोशनी नहीं होती है बस। ठीक, अच्छा, तो अब जब आप देखते होंगे कि कोई वो बनाते हैं ना, काजल वाजल जो बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर कोई चीज से ढक देते हैं, तो उसमें से कोई जब वो धुआं निकलता है तो ऑक्सीजन की देखो जो संतृप्त कार्बन होंगे, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होंगे, वो जब जलेंगे तो फिर उसमें धुआं नहीं होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो पूरी तरह से वो जल नहीं पाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कोई चीज पूरी तरह से जल नहीं पाएगी, और पूरी तरह से जल नहीं पाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो वही वो होता है कि काजल टाइप का, जो काला काला टाइप का निकलने लगता है, वो वही कंडीशन होती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि कार्बन का दहन, ठीक है, कि कार्बन जब जलता है तो क्या हाल होता है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा है उसका, हाँ अब इसमें एक चीज और है कि जो
पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल वगैरह है या केरोसिन है, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर के भी वो होते हैं, एटम्स होते हैं। तो जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और आपको पता ही है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कितने बड़े प्रदूषक होते हैं, है ना। इसीलिए जब धुआं होता है तो वो क्या होता है, वायु प्रदूषण ही तो होता है। वो ये इन सारी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ये सारे हवा में मिल जाते हैं, फिर यही सब मचाते हैं बवाल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो है, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया कि जो संतृप्त है वो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता है और जो असंतृप्त है वो काले धुएं के साथ या पीली रोशनी के साथ जलता है। लेकिन जो संतृप्त वाला अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो भी ठीक से नहीं जल पाएगा। ठीक है, रिमेम्बर दिस। अच्छा, दूसरा इसका गुण है ऑक्सीकरण का। अच्छा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को ले लेना। ठीक, तो ऑक्सीजन को ले लेना। अच्छा, इसमें क्या है, अब हमने एक यहाँ एग्जांपल लिया है, इसका नाम मैंने आपको बताया ही था। इसका नाम कैसे रखते हैं, कार्बन को गिन लेते हैं, उसकी बॉन्डिंग देख लेते हैं, है ना। अगर बॉन्डिंग सिंगल है तो एथ मेथ इस तरह से नाम होता है, और नंबर ऑफ कार्बन है तो अगर 2 है तो एथ होगा। ठीक, तो ये क्या है, 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्डिंग है और ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नाम है एथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है तो ऑल जुड़ेगा ना, AL ऑल, तो एथेनॉल ग्रुप है ये। ठीक, अब एथेनॉल ग्रुप है, इसमें हम क्षारीय KMnO4 मिला रहे हैं। ठीक है, गर्म कर रहे हैं, या अम्लीय K2Cr2O7 मिला रहे हैं, यानी कि नल में हम पोटेशियम परमैंगनेट मिला रहे हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला रहे हैं और इसको गर्म कर रहे हैं। तो जी देखो, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय है। क्षार आप समझ रहे हो ना कि क्षार क्या देता है, एसिड। अब भाई एसिड और बेस भूलिए, एसिड में क्या आता है, H+ आता है और क्षार में क्या आता है, OH- आता है ना। तो जो क्षारीय प्रकृति का है वो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय प्रकृति का है, और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये हमारा अम्लीय प्रकृति का है। ये इन दोनों में से कोई भी एक मिला दें और गर्म करें तो ये जो हमारा एथेनॉल है इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा। जो ये हम यहाँ पर मिला रहे हैं, इसमें अभिकारक को मिला रहे हैं, उसमें से आएगा। ठीक है, तो इसमें से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो इसमें आके जुड़ जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन दे रहा है, ये ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन का कारक, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, और वो ऑक्सीजन जाके इसमें मिल जा रहा है, एथेनॉल में मिल जा रहा है, और एथेनॉल में जो ऑक्सीजन है उसका नंबर बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये इसका ऑक्सीकरण हो जा रहा है, ये ऑक्सीकरण हो जा रहा है, ये भक्तिमय हो जा रहा है, इसके अंदर और सारे ऑक्सीजन आके जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जब ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ गया तो ये ऑक्सीकरण इसका हो गया। पहले यहाँ आप देख रहे थे एक ऑक्सीजन था, अब यहाँ आपको 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, है ना। तो अब ये क्या हो गया, COH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। तो अब ये क्या हो गया कि यहाँ पर एथेनॉल था, अब यहाँ ये OH अल्कोहल ग्रुप था, अब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आके जुड़ गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, इसमें हम अगर कोई ऐसा ऑक्सीकारक आके मिला दे रहे हैं, हाँ, और कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा ले रहे हैं, एथेनॉल ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ देखते हैं तीसरा गुण इसका क्या है, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो संकलन क्या है कि इसमें जो आपने देखा होगा कि ऐड आता है कि जो वो है सफोला ऑयल है, ये हेल्दी है, आपके हार्ट के लिए हेल्दी है, आपका हार्ट बिल्कुल मतलब हार्ट का ख्याल रखता है, सफोला ऑयल आप खाइए या वेजिटेबल ऑयल खाइए, है ना। बहुत सारे तमाम ऐड आते हैं। और अब पहले आपने सुना होगा कि डालडा चलता था जो जम जाता था, है ना, फिर अब वो उसका प्रचलन खत्म हो गया है कि नहीं नहीं ये बहुत बेकार होता है। तो क्या है, जो आप रिफाइंड यूज करते हो, आपने देखा है वो लिक्विड रहता है ना, पूरी पूरी तलती होंगी मम्मी, तो वो रिफाइंड क्या है, लिक्विड रहता है, कलरलेस भी रहता है, मतलब बहुत हल्का कलर होता है। और जो पहले आता था रिफाइंड, पहले आता था डालडा, वो क्या होता था, सॉलिड होता था। तो ये सब फैट है ना, ये जो फैट है, ये जो वसा है, इसमें क्या है, क्यों ऐसा है कि कुछ लिक्विड है कुछ सॉलिड हो जाता है। हाइड्रोजन मतलब संतृप्त असंतृप्त की कहानी है ये सारी। देखो जो जंतुओं वाली वसा होती है ना, जैसे देशी घी वगैरह है, मलाई वलाई, तो ये जंतुओं से हमें दूध मिला, दूध में से मलाई, तो फैट वैट जो मिला उससे हमने घी भी बनाया। तो ये क्या है, ये इसमें ये जो होती है ये संतृप्त वाली वसाएं होती हैं। ठीक है, ये संतृप्त वसा जो होती है ये नुकसान करती है बॉडी को, क्योंकि ये हैवी होती है। ठीक, अब मैंने बताया ये सिंगल बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता है ना, तो उसी वजह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो संतृप्त वसा होती है, एनिमल से जो वसा में मिलती है, फैट मिलता है, वो संतृप्त होता है, वो हमारी बॉडी के लिए उतना बढ़िया नहीं होता। ठीक,
लेकिन जो असंतृप्त वसा होती है वेजिटेबल से, वनस्पति घी वगैरह में जो होता है, ये असंतृप्त वसा होती है। असंतृप्त का मतलब आप समझ रहे हो ना, डबल बॉन्ड वाली, है ना। तो ये क्या होती है, ये हमारे हेल्थ के लिए सही होती है, ऐसा एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है। लेकिन वैसे ये रिफाइंड ये सब भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। वो जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, सरसों के तेल में बनाओ और खाओ और मस्त रहो, ठीक है ना। बाकी ये रिफाइंड भी बहुत नुकसान करते हैं, ठीक। तो अच्छा, नॉर्मल हम इसको पढ़ रहे हैं कि जो असंतृप्त होती है ये कंपैरेटिवली हमारे शरीर के लिए थोड़ा ठीक होती है। तो अभी वही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने एक लिया है, प्रोडक्ट लिया है, ठीक, ये डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। अब डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में अगर आप निकल मिला दे रहे हो, ये हम वसा ले रहे हैं, ठीक, और असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा कर रहे हैं, यही है संकलन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब एक वैलेंसी खाली है, ठीक। अब यहीं पे अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो एक वैलेंसी पूरी हो जाएगी, और एक हाइड्रोजन अगर जुड़ने का मतलब है कि ये फिर डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं होगी। तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं ना, अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम एक चम्मच एक कटोरी में लेके आए हाइड्रोकार्बन और उसमें हमने हाइड्रोजन मिलाया, कट हो जी हो गया हमारा वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। उसको यहाँ पर हमने एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया है, ठीक है। असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक। अब इसमें हम निकल मिला रहे हैं। निकल क्या है, उत्प्रेरक है, ठीक। उत्प्रेरक क्या चीज होती है, उत्प्रेरक मतलब वही वो वाले दोस्त होते हैं ना जो आप कहो यार क्या बताऊं बहुत तकलीफ है, ऐसा कह दिया उसने, हाँ ऐसा कह दिया, हाँ यार वो तो ऐसी है, तुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो होते हैं जो मतलब आप जरा सा उन्हें उंगली पकड़ाओ तो वो गला ही पकड़ के दबा देंगे। तो वैसा ही होता है कि उत्प्रेरक क्या होता है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, वो स्लो है, तो उसमें अगर आप उत्प्रेरक डाल दोगे तो वो रिएक्शन तेज हो जाता है, उसकी गति तेज हो जाती है, बहुत तेजी से करने लगता है ना। जैसे आप थोड़ा सा दुखी हो, आपने थोड़ा सा बताया ना कि अरे यार बस हो गया, दिल टूट गया यार, नहीं दिल टूट गया यार, इतनी बड़ी बात हो गई, और ऐसा किसी मेरे साथ होता तो फिर तो मैं तो बस छोड़ता नहीं उसको। तो वो ना वो कैटलिस्ट वाला काम कर रहा है, यानी कि आप जरा सा थोड़ा सा उससे बता रहे हो और वो आपको इतना प्रोवोक कर दे रहा है कि बस अब तो आपके ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ेगा, आपकी जिंदगी ही झंड है। तो वैसा ही काम यहाँ पर उत्प्रेरक करते हैं। ये जो है असंतृप्त कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड बने हुए हैं। अगर इसको हाइड्रोजन मिल जाए तो सिंगल बॉन्ड हो जाए और ये संतृप्त हो जाए, मतलब और मजबूत कंडीशन में पहुंच जाए, है ना। अब ये सोच ही रहा है तो भाई हाइड्रोजन है तो चलो ठीक है, बातचीत चलेगी, होगा, हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब हम इसमें निकल मिला देते हैं जो कि उत्प्रेरक है, तो क्या होगा, फटाफट रिएक्शन होगा, फटाफट निकल के आते ही होगा, यार तुझे तो ये करना चाहिए, अभी तुरंत करना चाहिए। बिल्कुल हाइड्रोजन मतलब अप्रोच कर रहा है और तू है कि बस सोच रहा है अभी तक, हाँ यार ठीक है, हटाओ इसको, तुरंत मिटाओ इसको और तुरंत यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट करो और हम बिल्कुल एकदम सेटल होने वाले हैं भाई साहब। तो बिल्कुल निकल के आते ही क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये हटता है और देखो यहाँ पर आपको 4 दिख रहे हैं ना, अब ये तुरंत यहाँ पर आके हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाता है और तुरंत ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसका क्या हो गया, ये संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, और असंतृप्त से संतृप्त हो जाती है ये वसा, ठीक है ना। तो अब ये एडवर्ट में आपने देखा ही है कि ये जो भाई सिंगल बॉन्ड वाली होती है, संतृप्त वसा होती है, ये बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन ये डबल बॉन्ड वाली ठीक होती है। हमने जान ही लिया उत्प्रेरक क्या होता है, आपका वो दोस्त जो कि आपको जो है थोड़ा सा और प्रोवोक कर दे। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपका पेपर खराब हो गया तो वो आपको इस कंडीशन बता देगा कि यार अब तो बस कहानी ही खत्म हो गई, मतलब पेपर नहीं खराब हुआ, जिंदगी खराब हो चुकी है भाई साहब। तो वो होता है उत्प्रेरक जो कि किसी अभिक्रिया को बढ़ा देता है, लेकिन वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। मतलब वो सो मुंह चलाएगा, बस करोगे सारा तुम ही, वो बस रायता फैला के चला जाएगा, भाई अब तो बस खत्म है कहानी, ते तो जिंदगी बर्बाद है, तू तो खत्म है, वो इतना बोल के चला जाएगा, बाकी जो करोगे वो आप ही करोगे, है ना। जैसे सोचते कुछ समझते तब करते और उसके बोलने पे इंस्टेंट मशरूम। तो ये है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है लेकिन रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। अच्छा, अब यहाँ तक की कहानी हो गई। अब हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन हमने पहले भी देखो जब अभिक्रियाएं पढ़ी है जिस चैप्टर में, उसमें प्रतिस्थापन पढ़ा है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक की जगह पे दूसरा जुड़ जाना, है ना। अब प्रतिस्थापन में आप देखो क्या होता है, हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है मीथेन का, CH4, इसमें क्लोरीन है। अब जो CH4 है यानी कि जो कार्बन है, CH4 में क्या सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। अब यहाँ बीच में एक कार्बन है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब आप कहोगे ये तो संतृप्त है, हाँ संतृप्त है, लेकिन क्लोरीन भी कम है क्या। और सनलाइट जब बहुत अच्छा प्रकाश की अवस्था में क्लोरीन अगर जाती है तो फिर क्लोरीन तो बहुत हाईली रिएक्टिव है, आपने देखा ही है वो जो आपने रिएक्शन वाले उसमें देखा है कि जो प्लस चार्ज होता है हाईली पॉजिटिव और हाईली नेगेटिव। हाईली पॉजिटिव में क्या है, धातु में जो है सोडियम है, पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव है। उसी तरह से क्लोरीन है ना। और तो ये
क्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, जबकि इसके ऊपर फ्लोरीन होता है, वो इतना रिएक्टिव नहीं है। क्लोरीन बहुत ज्यादा तेज रिएक्टिव होता है। तो जब क्लोरीन सनलाइट की अवस्था में इसके पास आता है तो वो क्या करता है, एक एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पर जुड़ना शुरू करता है। ये एक ही को रिप्लेस करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी ही एक है, इसको एक चाहिए ही है ना। तो फिर क्या है कि ये जो मीथेन है ये मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। और जो एक हाइड्रोजन यहाँ से इसने रिलीज किया, क्या था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और यहाँ Cl2 है ना। तो अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन जो इसने यहाँ से रिलीज करके ये यहाँ पर आके लगा है, और ये हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ मिलके, भाई इसका भी दुख हुई है, इसका भी दुख हुई है, इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया, इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो भाई दो दुखी आत्माओं का दुख जब एक ही है तो फिर दोस्ती तो होनी ही है। तो ये दोनों दोस्ती करके अपना HCl बना लेते हैं, मतलब एसिड बना लेते हैं, और फिर ये क्लोरीन यहाँ पर आकर मेथिल क्लोराइड बना लेता है। तो इस तरह से क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्लोरीन को अगर प्रोवाइड किया जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जाके जुड़ जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं बहुत सारे कार्बन के बहुत सारे अपर रूप है, आपको पता ही है, बहुत तरीके के। हाँ, लेकिन कुछ जो है भाई सब तो आप नहीं पढ़ पाओगे ना, तो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल आपको पढ़ाया जाएगा जो कि उपयोगी है, जो हमेशा यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा उपयोगी आप जानते ही हो, जो खुशी में और गम में दोनों में साथ दे, वो क्या हो सकता है भाई। अगर आपने टॉप कर लिया तो पार्टी बनती है, चल पीते हैं, और अगर फेल हो गए तो भी। तो जब वो इतनी बड़ी चीज है तो उसके बारे में पढ़ना तो बनता ही है ना। तो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयोगी जो है उसे पढ़ेंगे सबसे पहले, दैट इज एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये तो बस सुनाने का नाम है, असल में इसका नाम क्या है, असल में है अल्कोहल। ठीक, तो एथेनॉल का मतलब क्या है कि इसमें दो कार्बन होंगे और अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा, है ना। तो इस तरह से समझ लीजिए। अब इससे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, CH3 CH2OH, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो CH3 CH2OH जो है ये एथेनॉल है। एथेनॉल को अब आप समझ ही चुके होंगे कि नॉर्मल किस भाषा में बुलाते हैं, और ये समाज सेवा के काम आता है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, आप दुखी हो चाहे खुश रहो, हर हाल में ये आपका साथ देता है ना। तो अब इसका जो है असर क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका सेवन करने के बाद दुनिया रंगीन हो जाती है और सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं करता है। ये जो है हमारी तंत्रिका तंत्र पे, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे असर डालता है, ठीक है। और जब हमारा दिमाग पे को ही कैप्चर कर लिया जाएगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर नाली में गिरे हुए को भी लगता है कि वो इस समय स्वर्ग में ही है, ठीक है। तो चलो, ये तो एक इसकी दूसरी साइड की स्टोरी है। वैसे इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। ये क्या है, ये बहुत अच्छा मतलब विलायक है, ये उसमें बहुत सारी चीजें घुल जाती हैं, बहुत आराम से घुल मिल जाता है। तो इससे जो है टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप या टॉनिक, ये सब चीजें बनाई जाती हैं। बहुत से लोग कफ सिरप भी पी के टल्ले हो जाते हैं, मेरे साथ भी वही हाल है। मैं अगर कफ सिरप भी पी लूं तो बस चांद तारे सूरज दिखाई देने लगते हैं, तो बस वही वाला हाल है। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसका इस तरीके से ये बहुत अच्छा विलायक है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। आप देख रहे हैं मेडिसिनल तौर पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और आपके लैब में भी देखिए जो मिलता है ये, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका हम सबसे पहले देखेंगे कि सोडियम के साथ ये रिएक्ट कैसे करता है एथेनॉल, ठीक, क्योंकि ये हमारा आगे भी जुड़ा हुआ है। आगे भी इसके बारे में हम और बताएंगे, इसलिए हम सबसे पहले इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं। सोडियम हमने इसमें मिलाया, सोडियम क्या है, प्लस आयन है। अच्छा, सोडियम को हमने मिलाया एथेनॉल में, ठीक। अब एथेनॉल में जब मिलाया तो सोडियम प्लस आयन है और दो हमने मिलाया है, तो ये क्या करेगा, OH को ये रिप्लेस करेगा, और OH को रिप्लेस करता है, H को रिप्लेस करके O माइनस हो गया और Na प्लस यहाँ पर जुड़ गया। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो अगर आप फिर से आप यूज करते हैं ये असंतुलित हाइड्रोकार्बन बनाना, यानी कि जो मेथनॉल है, मेथनॉल नहीं सॉरी, जो एथेनॉल है, एथेनॉल को जब H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 है और गर्म कर रहे हैं, पहली बात तो कंसंट्रेटेड है, उसके बाद उसको गर्म भी कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, तो ये होगा कि ये और डबल बॉन्ड कर लेगा। अभी तो सिंगल बॉन्ड है, और इसमें से ये जो OH है ग्रुप है ये अलग हो जाएगा, यानी इनका नशा निकल जाएगा, ठीक है। अगर इनका जो है 3rd डिग्री दी जाएगी तो नशा तो उतरेगा ही। वैसे ही यहाँ पर है, एथेनॉल है, जब एसिटिक जब सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गर्म करके दिया गया ना, तो सारा नशा उतर गया। ये क्या हो गया, ये तो इनका साइज भी कम हो गया, और उसके बाद यहाँ पर वाटर भी निकल गया, इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। ये एथेनॉल का निर्जलीकरण हो गया, ठीक, पूरी कहानी ही खत्म हो गई, मतलब पानी पानी हो गया सब कुछ, ठीक।
अच्छा, अब अभी हम जब ये सारा पढ़ लेंगे, इसके रिएक्शंस पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे सोडियम एथॉक्साइड के यूजेस और ये कैसे काम करता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस खत्म कर लेते हैं उसके बाद। अब दूसरा जो है, अच्छा देखो, अब आप सोच रहे हो कि ये इतना बढ़िया चीज है, इतने अच्छे से मार्केट में मिलता है, हाँ एथेनॉल है, तो फिर ये सेफ कैसे रह पाता होगा, है ना भाई? कहीं किसी लैब में है या कहीं किसी दुकान पर रखा हुआ है, केमिस्ट्रियां रखा हुआ है बिकने के लिए, तो फिर शटर डाउन करो और बस 2 पैग मारो, पानी में डाल दो, क्या करना है। लेकिन इस तरह के जो अच्छे विचार हैं वो हर किसी के दिमाग में आ सकते हैं, है ना? तो उससे इसको बचाने के लिए क्या करेंगे? देखो, एथेनॉल जो है ये तो ठीक है, ये तो भाई समाज सेवा करता है, लेकिन मेथेनॉल ऐसा नहीं है ना? अगर मीथेन के साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है तो मेथेनॉल बन जाता है, और वो बहुत ही कत्तई जहर है। ये तो बस ठीक है, जाएगा, थोड़ा सा सुरमई सा फील होगा, थोड़ा सा गिटार विटार आसपास बजने लगते हैं, लेकिन जो मेथेनॉल है उसको अगर आपने थोड़ा सा भी पी लिया तो फिर आप वाकई में स्वर्ग में पहुंच जाओगे, और फिर अगली मुलाकात आपकी चित्रगुप्त से ही होगी, वहां आप अपना लेखा जोखा बताओगे। तो मेथेनॉल जो होता है वो इतना खतरनाक होता है, वो इसमें मिला दिया जाता है थोड़ा सा, ताकि ये डेंजरस हो जाए और ये सरवाइव कर सके, दुकानों उकानों में अवेलेबल रहे। ठीक है, अल्कोहल जो है उसकी थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है, और थोड़ा सा कलर भी मिलाया जाता है, ब्लू कलर का ये आपको दिखता है जो, वो थोड़ा सा मिलाया जाता है। जब आप यूनिवर्सिटी या हायर लेवल पे जाओगे और आपको प्रैक्टिकल करने के लिए ये अल्कोहल मिलेगा, जिसे कई परसेंटेज मिलता है, 30% का, फिर 50%, फिर 80%, 90%, ऐसे करके, तो 90%, 100%, ऐसे करके 3-4 आपको वहां, आप जहाँ प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो वो आपके सामने 3-4 रखे होंगे और भी चीजें, तो उसकी कई क्वांटिटी होती है। तो बहुत अच्छा मिला है कि पानी बहुत अच्छे से घुल जाता है, तो इसके अलग अलग रेशियो बना के रखे होते हैं, तो वो उस हिसाब से लैब में, अब आप सोचो जो 90% वाला है, इसका मतलब उसमें 90% ये है, एथेनॉल है, तो भाई एकदम तो नहीं है, 10% ही कमी है, तो फिर क्या लैब में वो सुरक्षित बचेगा? कभी नहीं बचेगा। हर जगह कद्रदान तो हर जगह ही होते हैं भाई। तो इससे बचाने के लिए इसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है कि भैया ये कतई जहर है, इसको पी लोगे तो फिर वाकई में निपट ही जाओगे। तो इस तरह से इसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, जो मेथेनॉल होता है उसको पी लो आप, तो वो जाके अंदर लीवर में, जैसे एग को आप उबालिए तो वो कंसंट्रेटेड रहता है, उसका जो येलो फॉर्म होता है वो, इसी तरीके से वो आपकी जो कोशिकाएं होती है उसको एकदम कंसंट्रेट कर देता है, और उसके बाद वो काम करना बंद कर देती है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जम जाता है, काम करना बंद, तो फिर कहानी खत्म। ठीक, तो अच्छा, तो इतना अंतर है भाई भाई में, एथेनॉल और मेथेनॉल में। तो भाई ऐसा ही दुनिया में होता है, एक भाई बहुत वो है, लिबरल है, लेकिन दूसरा जरूरी नहीं है कि वो आरी कोई ऐसा हो। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की तरफ, एथेनॉइक। एथेनॉइक जो होता है, एथेनॉइक क्या है? नॉर्मल भाषा में हम इसे एसिटिक एसिड कहते हैं ना। एसिटिक एसिड से आपको लग रहा होगा हम सिरके की बात करें, हाँ एसिटिक एसिड को सिरका भी कहते हैं, लेकिन वो जो है 3 और 4% ही होता है, और इसमें खट्टापन होता है ना, एसिड तो खट्टापन आप समझ ही रहे हो। तो जो एथेनॉइक है इसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH। ठीक, तो COOH जुड़ने की वजह से ओइक है, इसका नाम में ओइक है। इसका एस्टरीकरण हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एस्टरीकरण वाली रिएक्शन आपकी उस पर दी। देखो, अब आप भी सोच रहे हो ये इतने सारे रिएक्शन क्यों, ये एग्जाम्स में आते हैं। जैसे अब ये वाला रिएक्शन जो आपको संकलन अभिक्रिया वाला बताया, ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा कि मतलब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको जो है संतृप्त कैसे किया जा सकता है, और वो तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें निकल मिला के और फिर उसमें हाइड्रोजन डालेंगे तो वो असंतृप्त से संतृप्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे ये पूछा जाएगा कि जो है ऑक्सीकरण कैसे किया जाता है किसी भी, ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। जो कार्बन की जो रिएक्शन है इसका मामला बिल्कुल फिक्स होता है, ये बिल्कुल पर्टिकुलर है अपनी चीजों को लेके, है ना, कि ऑक्सीकरण करोगे तो वो OH, मतलब अगर OH ग्रुप है, वो एथेनॉल ग्रुप है, तो वो कार्बोक्सिलिक ही बनेगा। ठीक, वैसे यहाँ एस्टरीकरण पूछा जाता है, एस्टरीकरण में एथेनोइक एसिड है और उसके साथ एथेनॉल हम मिला रहे हैं। ठीक है, यही वाला एथेनॉल, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो ये एस्टर ग्रुप बन जाता है, इसी को बोलते हैं एस्टरीकरण। अगर एस्टर बन गया, एस्टर क्या होता है? COO होता है ना, और इसको ऐसे बना के लिखते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये एस्टर अगर बन गया तो ये इसका एस्टरीकरण हो गया, और एस्टरीकरण होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, एथेनोइक और एथेनॉल को मिलाते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो एस्टर बनता है हमारे पास। ठीक, अच्छा, अब इसकी जो एस्टर है CH3COO-C2H5, ये जो एस्टर है, अगर इसमें हम क्षार मिला दे रहे हैं, NaOH मिला दे रहे हैं, तो ये जो Na है
वो यहाँ पर आके लग जा रहा है, ठीक है। इसी के एस्टर के साथ आके यहाँ पर Na जुड़ जाएगा और वो जो हमारा C2H5OH ये हमारा जो एथेनॉल था वो फिर से फ्री हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने अब देखा कि एस्टर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से एथेनॉइक में एथेनॉल मिला के एसिड मिला देंगे तो ये हमारा एस्टर बन जाएगा। और अगर हम फिर से इसको चाहें कि ये हमारे जो एथेनॉल हमें वापस मिल जाए तो इसमें कोई आप बेस मिला दीजिए तो वो बेस के साथ इंगेज हो जाएगा और फिर वो अपना छोड़ छाड़ के निकल लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्षारक के साथ इसकी अभिक्रिया। क्षारक यानी कि NaOH। अब NaOH क्षारक वही बेस जो मैंने अभी बताया। तो NaOH में CH3COOH हमने यहाँ मिलाया है जब, तो ये क्या हो गया है CH3CO। अब जो Na होता है NaOH है ना, NaOH से किसी का रिएक्शन कराते हैं आपको पता ही है कि Na+ मिलता है और OH- मिलता है। जो Na होता है प्लस आयन जो होता है बेस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। तो वो जहां उसको संभावना लगती है यहाँ H है जो बहुत स्ट्रांगली नहीं जुड़ा है, इसको खसकाएगा और ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और फिर बाकी क्या है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसके रिएक्शन देख लो। CH3COH है। अब इसमें अगर कार्बोनेट मिला रहे हैं तो कार्बोनेट क्या होता है कि अब बताइए कि सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को खिसकाएगा, बस सीधी सी बात है। अगर सोडियम है आपके पास, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो कार्बोनेट है चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सोडियम है तो वो हाइड्रोजन को सरकाएगा और आके उसकी जगह पे जुड़ जाएगा, सीधी सी बात। और उसके बाद जो रेस्ट बचा है वो आप निकाल दीजिए। अब कार्बोनेट है तो कार्बोनेट रिएक्शन के बाद मोस्टली आपने पिछले भी उसमें देखा है कि कार्बोनेट जब भी रिएक्शन में आता है तो वो CO2 गैस बनाता ही बनाता है और एक ऑक्सीजन बच जाता है। और यहाँ पर चूंकि आपने एक हाइड्रोजन रिलीज किया है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है तो बस वही हाइड्रोजन वो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एथेनॉइक की रिएक्शन कैसे होती है। अच्छा, अब इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे इसके ऊपर सोडियम एथॉक्साइड के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं सफेदी की चमकार, यानी कि आपका जो आप इतने ऐड देखते हो कि बिल्कुल डिटर्जेंट है उसको हमने घोला और फिर वो हमने गारा और एकदम से व्हाइट, है ना। तो वो होता कैसे है ना, क्या ऐसे चीजें होती हैं, क्या ऐसा रिएक्शन होता है जो उसमें जो भी दाग होता है वो निकल जाता है। देखो इसमें क्या है, देखो सोडियम का पोर्शन है और बाकी क्या है COOCH3। तो ये जो साबुन का होता है मॉलिक्यूल जो होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक तो ये पॉजिटिव वाला और एक ये नेगेटिव वाला। इसका हेड और टेल की तरह समझ लो, आयन वाला हेड हो गया और एक इसकी टेल होती है। तो ये जो आयन वाला पोर्शन होता है ये वाटर में घुलता है, हाँ, इसे ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब इसे होता है वाटर से प्यार, तो ये वाटर में घुल जाता है। और लेकिन ये जो ये वाला पोर्शन होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर में नहीं घुलता। तो अच्छा, ये क्या होता है जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो कैसा होता है, ये इसके जो कुछ कण होते हैं ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक आप समझ लो एक सर्किल जैसा बन जाता है। जो आयन वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ रहता है, ठीक है, ये बाहर की तरफ होता है, ये पानी के साथ मैच करता है, पानी के साथ घुलता है। और जो इसकी पूंछ है जो पानी के साथ घुलना नहीं चाहती, ये क्या करती है, ये जाके हमारे तेल या हमारे दाग या हमारे धूल कणों पे जाके चिपक जाती है, उसके साथ चिपक जाती है। तो आप समझ लो ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि ये जो हमारा कोई पार्टिकल है, ये हमारा कोई डस्ट पार्टिकल है, ठीक, इसके साथ हमारा ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये यहाँ पर जुड़ा है, क्योंकि बाकी जगह तो पानी है, बाकी जगह तो वो घुलेगा नहीं, तो वो जाएगा कहाँ जहाँ पानी नहीं होगा। तो जैसे हमारे उसमें ऑयल लग गया है, धूल लग गया है, मिट्टी लग गया है, तो वो तो पानी में घुला नहीं होता। तो ये जो पानी यानी कि हाइड्रोफोबिक वाला जो हिस्सा होता है, जो कार्बन वाला जो हिस्सा होता है, कार्बन की यौगिक वाला, वो इससे जाके चिपक जाता है, यहाँ पर आके बैठता है, भैया यहाँ पानी नहीं, हम यहीं रहेंगे, हमें पानी से लगता है डर, ठीक। और जो आयन वाला हिस्सा होता है वो जाके पानी में घुल जाता है। अब देखो आप क्या सिचुएशन बन रही है ना, ऐसी कैसी सिचुएशन, इसको इस ये जो पूरा संरचना बनी है इसको हम बोलते हैं मिसल, ठीक है, इसका नाम आप याद रखो, इसे कहते हैं मिसल। अब आप देख रहे हो कि क्या सिचुएशन बन रही है। अब क्या होता है कि जब पानी में, अब इस तरह से हो गया, ये पानी के साथ घुला हुआ है और ये उसको पकड़े हुए हैं। अब आप उसको धुल रहे हो, तो जब आप पानी को बहाते हो तो क्या देखते हो, काला काला पानी बह रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वाला पोर्शन है ये तो पानी के साथ मिला हुआ है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल मिला हुआ है, ठीक है। अब जब ये पानी के साथ बाहर जा रहा है, इसकी पूंछ तो यहाँ फंसी हुई है, ठीक है, पूंछ कहाँ फंसी हुई है, डस्ट के साथ।
तो जब ये पूंछ उसके साथ फंसी है तो ये उसको भी साथ में लेके जाएगा, है ना, कि भैया मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मुझे पानी से डर लगता है। हाँ, और इसका साथ भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसके साथ बॉन्डिंग बनी हुई है, इसका साथ भी नहीं छोड़ सकता, इसको भी नहीं छोड़ सकता। तो चलो भैया सब के सब चलते हैं, जहां जाएंगे सब जाएंगे, एक डूबेंगे तो सब, हम डूबेंगे तो सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही वाला हाल है। अब ये तो भाई पानी को, इससे पानी से इतना प्यार है, ये तो पानी में बिल्कुल घुल भी गया, और इसकी ये पूंछ है, ये इसको छोड़ नहीं सकता। और ये कहाँ है भैया, तुम अपनी रिश्तेदारी निभाओ, हमें यहीं पे सही से रहने दो, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो बिल्कुल नीचे पैर नहीं रखेंगे, हमें बड़ा डर लग रहा है, हर जगह पानी ही पानी है। अब क्या हुआ, जब आपने धुल वुल लिया तो हुआ ये कि जब आपने पानी पाया, पानी के साथ तो सोडियम अटैच है, वो तो उसके साथ कि हम साथ साथ है ना, तो ये आगे आगे चला। अब इसकी पूंछ तो अटकी है, पूंछ तो कहीं और अटकी है धूल में, तो फिर वो उसके साथ साथ वो धूल मिट्टी भी चली जाती है। तो इसीलिए जब आप पानी डालते हो, उसमें साबुन डालते हो और जब कपड़ा धुलते हो तो बाद में जब आप पानी फेंकते हो तो वो कैसा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, उसमें धूल मिट्टी सब आ जाती है, वो ऐसे ही आ जाती है। यही फॉर्मूला काम करता है। तो जो साबुन होता है, जो अपमार्जक होता है, अगर कभी देखते हो बहुत अच्छा झाग छोड़ रहा है साबुन, है ना, तो और कभी कभी नहीं, तो पानी की भी तो क्वालिटी होती है। कुछ पानी क्या होता है, सॉफ्ट वाटर, जिसमें कि जो सोडियम के या मैग्नीशियम के जो कण होते हैं उसको वो कम होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट वाटर। और जब ज्यादा होते हैं तो ज्यादा के साथ उसको रिएक्शन करना पड़ता है, तो वो बहुत अच्छा झाग नहीं दे पाता है। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं, ये कठोर पानी जो होता है उसके साथ भी अच्छा वो लवण उसमें रहे अगर मैग्नीशियम का भी, तो भी ये अच्छा उसके साथ झाग दे देता है, क्योंकि ये उसके साथ सोडियम जो है बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो साबुन होता है वो कैसे आखिर धूल मिट्टी आप रगड़ते हैं, पटकते हैं, सब कुछ, कि वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के बीच में उनकी बॉन्डिंग बन जाए खूब अच्छे से। और जब खूब अच्छे से बॉन्डिंग बन जाएगी तो फिर पानी में डालोगे तो वो अलग होने का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर वो आराम से सारा का सारा चला जाता है, डस्ट और सारी धूल मिट्टी ऑयल वगैरह सब चला जाता है पानी में, और फिर पानी को फेंक दो, कपड़ा साफ हो जाता है, इतना सफेदी की चमकार आ जाती है। तो इसी तरह से हमारा ये डिटर्जेंट और साबुन काम करता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि भाई कार्बन का क्या कहानी थी, कार्बन से काला कोयला भी बनता है, कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है, और कार्बन से हीरा भी बनता है, और कार्बन से बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो दुनिया में किसी और एलिमेंट से इतने अपर रूप बनते ही नहीं है। और कार्बन के भौतिक के साथ साथ हमने कार्बन के रासायनिक गुण भी पढ़े कि कार्बन किस चीज के साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्यों कहीं पर आग लग जाती है और कोई सुलगता ही रह जाता है ना, क्या लॉजिक है, कोई नीली फ्लेम के साथ जल रहा है, कोई पीली फ्लेम के साथ जल रहा है, तो अब आप समझ ही गए होंगे, है ना, कि अब जो नीली फ्लेम के साथ जल रहा है मतलब कि फुल फ्लेज उसमें कंडीशन में जल रहा है, पूरा का पूरा ईंधन उपयोग हो रहा है। लेकिन अगर वो पीली हो गई है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो पूरी तरह से आपका ईंधन बर्बाद हो रहा है, वो पूरी क्षमता से वो जल नहीं पा रहा है, ठीक है। और बाकी हम उससे कैसे साबुन वाबुन बनाते हैं, कैसे असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा का कन्वर्जन एक दूसरे में होता है। तो इसी के साथ हमारे कार्बन की कहानी होती है खत्म। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स,